अभी जो हम लेटेस्ट ट्रेंड जो हम अभी जो ग्राफ की बात करेंगे तो वो ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है नहीं, अभी। ये आप अभी से क्यों शुरू करते हैं? आप पीछे से जाइए ना। ठीक है, पीछे हम जाते हैं तो उस वक्त फिर बढ़ा, राइज हुआ और फिर जो है वो कम हो रहा है। या अगर आप कहें उस वक्त जो है जो कबीलाई लोग थे वो लोग क्या एक दूसरे को नहीं मारते काटते थे, सिर्फ यही 30 जगह तो नहीं हुई, गांव में भी नहीं, लड़ाइयां होती थी, अपने बच्चों को मैं यही कह दफनाते रहा थे हूँ, लोग। अमेरिका में जो एजुकेशन का स्टैटिस्टिक है वो इंडिया से बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल बेहतर बेहतर है ना? और यहाँ ज्यादा फूल बसते हैं इंडिया के मुकाबले में। है। तो अगर एजुकेशन का मतलब इंटेलिजेंस होता तो फिर अमेरिका में सारे इंटेलिजेंट होते। 1400 बिल्कुल। साल पहले 1400 साल पहले आप वसल्लम के जमाने में आपको मालूम है कितनी जंगें हुई हैं? नहीं पता लेकिन बहुत सारी हुई हैं। 30 हुई हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। आपको मालूम है डेथ टोल कितना है उसमें? नहीं पता, बताया। ये असल में आपको ऐड कर रहा हूँ, वेलकम बैक। जी हाँ, मैंने अब इसको जो है बैटरी उसमें लगा लिया है वायर में, तो होपफुली ये चलेगा। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। हम्म। सही। तो वहां पे जैसे आपको पहले जो है कहा गया कि वाइल यूर इंटॉक्सिकेटेड, जब आप नशे में हो उस वक्त आप नमाज ना पढ़ें। फिर बाद में जो है दूसरी आयत आई और उसमें ये कहा गया कि नहीं, शराब बिल्कुल ही मना है। तो मतलब अपनी ही लाइन को उसने कुरान ने कैंसिल कर दिया और उसके जगह पे एक नई लाइन भेज दी। तो पिछली बार जिन भाई साहब से बात हो रही थी जो हाफिज थे, उनका ये कहना कहना था कि इंसान की उस समय जो सोचने की शक्ति थी, उस समय जो कैपेबिलिटी थी, उसके हिसाब से जो है आयतें आई हैं। तो इसीलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का कि अपनी ही बातों को कुरान बाद में इनवैलिडेट कर सकता है और नई चीजें भेज सकता है। तो उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि इंसान की उस वक्त आज से 1400 साल पहले जो सोचने की कैपेबिलिटी थी वो इतनी ही थी, इसीलिए उस वक्त ये कहना जरूरी था कि नहीं, ये जो मजहब है ये मुकम्मल हो गया है और ये आखिरी नबी है और ये आखिरी वर्ष है और इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। बट ऐसा अगर हो कि नहीं, फिर से जो है कोई और आयत आए और फिर वहां पे कहा जाए कि नहीं अभी उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता इसलिए मुझे कहना पड़ा तुम्हारे भलाई के लिए, बट अब मैं कह रहा हूँ ये नई आयत मैं भेज रहा हूँ, ये नए नॉलेज भेज रहा हूँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ आपके इस सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आपने शुरू में एक लफ्ज बोला था और मैं उस वक्त भी उसका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया तो मैं जवाब वहां दे सकता हूँ। आपने कहा कि ये जो जादू और आसमानी चीज है मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, आपने जादू को आसमानी चीज से मिला दिया, हालांकि जादू का आसमान से कोई ताल्लुक नहीं, जादू का तो जमीन से ताल्लुक है। देखिए, यहाँ शुरुआत यहाँ से कीजिए कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसका सोर्स, हम उसके सोर्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो है वो 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मानता है और आम लोग जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते वो 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके नजदीक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितने हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द वर्ल्ड खुद ही है, जो दुनिया है वही खुद है मेरे लिए, वही मेरे लिए किताब है और उसको ही देख के मैं इन्फर करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे क्या चीज तो करना एक ठीक सोर्स है। ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम्म। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना? ठीक है, हाँ एक सोर्स है। और जो है अगर मुझे कोई किताबों में लिख के बताता है तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ या फिर उसकी क्या वेरिफिकेशन है उसके बेसिस पे मैं अपने फाइंडिंग्स को जो है इंश्योर वेरीफाई करता कैसे हूँ। करते हैं? कैसे करते हैं वेरीफाई? जो साइंस का कॉन्सेप्ट है उसमें तो एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं जब 10 क्लास में था तो मैंने जो है ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, या फिर सेल को देखने के लिए मैंने ऑनियन के स्लाइसेस जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। फिर इसके बाद मैं जैसे 11th 12th में गया उस वक्त मैंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग में था उस वक्त और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इसको एक्सपेरिमेंट्स इसको और छोटे इसको एक मैथमेटिकल लफ्ज में, जो आप कह रहे हैं इसको एक लफ्ज में रीजनिंग कहते हैं, है ना? रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट आपका दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास ये 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास 3 है। सबसे पहले इन 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखिए। आपने कहा जो दुनिया मेरे सामने है ये मेरी ये सोर्स इंफॉर्मेशन, असल में ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, ये सोर्स नहीं है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जिस चीज के बारे में आप जानना चाहें वो सोर्स नहीं होती, सोर्स होती है दूसरी चीज। वो सोर्स क्या है? आप जब दुनिया को देखते हैं तो आपकी आंख सोर्स है, आप जब दुनिया को चखते हैं अगर वो खाना है तो आपकी जबान सोर्स है, आप जब टच करते हैं तो आपका जो एबिलिटी टच है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सुनने की जो सलाहियत है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो सोर्स है इनमें से हर एक का अपना एक जुरिस्डिक्शन है ना? आप अगर चाहें कि आप अपनी आंख से सुन लें और अपने कान से देख लें तो आप 7 मर्तबा पैदा हो जाएंगे, ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज बियॉन्ड योर एबिलिटी। इसका मतलब यह है कि हर लेट मी कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि हर सोर्स का अपना एक जुरिस्डिक्शन है जिसके बाहर वो चीज नहीं जा सकती। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जिन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आ जाइए आप रीजनिंग विद एक्सपेरिमेंट में। आप एक्सपेरिमेंट किस चीज का करेंगे? उस चीज का ना जो आपके सामने मौजूद है, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज को आप देख सकते हैं, उसी का तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी तरीके से जो रीजनिंग है
वो भी उसी चीज में चलेगी जो चीज आपको नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर आप एक घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस घर की आपको ईंटें, आप उस दीवार, आपको आप चेयर पे बैठे हुए हैं, वो चेयर, आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है, लेकिन साथ में आपकी अकल ने ये भी कहा कि भाई ये जो घर बना ये खुद ब खुद नहीं बन गया, बल्कि उसके पीछे एक आर्किटेक्ट था, उसके पीछे इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसके बाद मजदूर आए, फिर ये घर बना। राइट, ये जो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये किससे पहुंचे? ये आप अपनी रीजनिंग से पहुंचे। इसका लेकिन जिस तरीके से आपके जो 5 सेंसेस हैं उनका एक जुरिस्डिक्शन है, ऐसे ही आपकी अकल का एक जुरिस्डिक्शन है। जिस तरीके से वो अपने जुरिस्डिक्शन से क्रॉस नहीं कर सकते, आपका अकल का भी एक जुरिस्डिक्शन है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप गलती कर जाएंगे। मिसाल, आप यूनिवर्स में इतना तो जानते हैं कि गैलेक्सीज हैं, ठीक है, लेकिन आप गैलेक्सी तो छोड़िए, अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखते, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन सर्टेनिटी के साथ नहीं रखते। आपको सिर्फ थ्योरीज हैं जो गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। क्यों? इसलिए कि अभी आप वहां पहुंचे नहीं हैं, ठीक है, आपका जुरिस्डिक्शन वहां तक एक्सपेंड नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अल्लाह के बारे में बात करते हैं, जब हम दीन के बारे में बात करते हैं, तो अल्लाह वो नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। अल्लाह इज अनसीन, और जो अनसीन वर्ल्ड है वो हमारी अकल के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जब हम अपनी अकल के एक्सपेरिमेंट वहां करेंगे तो हर हाल में गलती करेंगे। लिहाजा हमें उस चीज को समझने के लिए तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रेवलेशन, जिसको हम वही कहते हैं। वो अल्लाह का कम्युनिकेशन जो इंसान के साथ हुआ है, कि अल्लाह ने ये कहा कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, वही सही है। अल्लाह ने कहा वो एक है तो वही एक है, अब दो नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा कि मरने के बाद जिंदा होना है तो मरने के बाद जिंदा होना है, अब वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो बातें कही हैं, जो इस्लाम का बुनियादी बिलीफ है, वो अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है। वो हमारे जुरिस्डिक्शन, हमारी आंखों और कानों और हमारी अकल के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अब जिस तरीके से हम अपनी कान से देख नहीं सकते, तो हम अपनी अकल से ये अंदाजा अगर लगाना चाहें कि अल्लाह एक है कि दो है या 5 है, तो हम हमेशा गलती करेंगे। हमारे पास सिर्फ वही तरीका है कि हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लें, क्योंकि वो हमारे क्रिएटर का हमारे साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब आप आगे चलिए, आपने कहा मनसूख की बात। एब्रिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, लेकिन मुश्किल से 5 वर्सेस ऐसे होंगे जो एब्रिगेट हुए हैं। अच्छा, उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत है, एक लंबा टॉपिक है जिसपे बहुत देर तक चला जा सकता है, लेकिन यहां बात इसकी नहीं है कि वो एब्रिगेशन हुआ है, लिहाजा अब पूरा दीन एब्रिगेट हो सकता है। बात यह है कि अगर अल्लाह ने अपना एक कमांड, अपना एक हुक्म भेजा, और उसके बाद जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उसी वक्त उस हुक्म को मनसूख भी कर दिया, तो कोई हर्ज नहीं है। इसकी एक मिसाल लीजिए कि एक पार्लियामेंट है, मसलन वो कोई कानून पास करती है, उसके बाद 10 साल के बाद वो सोचती है कि अब इस कानून में थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए, अब लोग उसके आदी हो गए। टैक्सेशन के जो लॉज हैं वो क्या, मसलन अगर 30% टैक्स आपके ऊपर लगता है, तो पहले दिन इंडिपेंडेंस के बाद 30% लग गया था, आहिस्ता आहिस्ता लगता है जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पहले 2% लगता है, फिर 15% लगता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ जाती है तो और टैक्स लग जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे टैक्स देने की एबिलिटी बढ़ गई है। ऐसे ही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो प्रैक्टिस की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई, इसलिए अल्लाह ताला उस हुक्म को एब्रोगेट करके उसकी जगह एक थोड़ा सख्त हुक्म दे देते हैं, इसी को एब्रिगेशन कहते हैं। लेकिन वो उसी वक्त हुआ है जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा है। कुरान जब मुकम्मल हो गया तो अब एब्रिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर एवर खत्म हो गया, क्योंकि एब्रोगेटर अब मजीद कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आप लॉजिक है वो आप यही बता रहे हैं कि उस वक्त इंसान की क्या कैपेबिलिटी थी, उस वजह से जो है उस तरह के वर्सेज आए और बाद में उसको अपडेट किया गया क्योंकि इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ी। मतलब जैसा आप टैक्स का सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, बल्कि अल्लाह की उसके पीछे और भी हिकमत है, जैसे मैंने कहा कि एक लंबा टॉपिक है, लेकिन चलिए आप इसी को लेट्स स्टिक टू दिस, इंसान की एबिलिटी। जी हाँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इंसान की उस वक्त इतनी ही समझ थी कि वो जो है मतलब अपने लड़कियों को दफना रहा था, जिंदा बच्चों को दफना रहा था, तो उस वक्त के लिए ये जरूरी था कहना कि यही जो है आखिरी है और इसके ऊपर जो है कुछ नहीं आप ऐड कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उस वक्त के लोग उस पर अपनी चीजें थोपते और उसके वजह से और भी जो है कोहराम मचता और इंसान का बुरा होता, इंसानियत का बुरा होता। तो इस वक्त अगर अल्लाह को ऐसी जरूरत हो कि उस वक्त उसने कह दिया हो कि नहीं अभी ये चीज मुकम्मल हो गई, अब इसमें कोई चीज ऐड नहीं होगा, लेकिन अब जब इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ी है, अब जब पीस ज्यादा आया है, अब इंसान की समझ बढ़ चुकी है, तो अगर फिर से जो है नई आयतें नाजिल हो और जो है फिर से एक नए प्रॉफिट आए, इसकी क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? जो लफ्ज आप इस्तेमाल करें ना, समझ, वही बुनियादी गलती है। कहीं भी कुरान में एब्रिगेशन इसलिए नहीं हुआ कि इंसान समझ नहीं रहा था या उसकी समझ में थोड़ा कमी थी, तो चलो आसान बात समझा दो, उसके बाद फिर मुश्किल बात समझाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका ताल्लुक अमल और प्रैक्टिस से था कि शुरू में उसको करना मुश्किल था, लेकिन जब उसका आदमी आदी हो गया तो अब उसको जो है थोड़ा सा सख्त हुक्म दे दिया। टैक्स का जो रूल है ना, उसको समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से 1950 में जो जनरेशन थी, अगर आप उसको आज का टैक्स रूल इंट्रोड्यूस करते, वो उस वक्त भी उसको समझ लेती, ठीक है। टैक्स पे करना 30% उस वक्त मुश्किल था, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना नहीं हुआ था। तो इसका ताल्लुक समझ से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिस से है।
तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम आज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो 1400 साल पहले का इंसान था वो नहीं समझ सकता। अगर हम आज का जो कॉन्सेप्ट है आप उस आदमी को इंट्रोड्यूस कराएं वो भी समझ जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी दी है हर चीज को समझने की। हाँ, प्रैक्टिस में मुश्किल हो सकती है। नहीं, लेकिन सब लोग जो है सब बातें नहीं समझ सकते, और उस वक्त जो है लोग ज्यादा, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है कि उस समय जो लोग जो है ज्यादा ही वायलेंस करते थे या ज्यादा इस तरह की चीज में थे। अब जो है लोगों की समझ बढ़ी, अभी भी वॉर्स हो रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम लोग मारे जा रहे हैं जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री जैसे देखेंगे तो जैसे डेटा, जैसे जैसे इराक में 3 लाख मर गए, ये कम लोग हाँ हैं? तो जी हाँ जी हाँ, तो आप डेटा देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ज्यादा लोग मरे, बहुत ज्यादा। हम्म। जूस, अकेले जूस 6 मिलियन मरे, लेकिन वो नंबर जो है वो स्टेडिली कम हो रही है। अभी भी सीरिया में काफी लोग मारे गए हैं, लेकिन तो एटलीस्ट क्या नंबर दिखा रही तो है। तो क्या हिस्ट्री सेकंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई है? हम तो 1400 साल से शुरू करते हैं ना। 1400 बिल्कुल साल पहले 1400 साल पहले आप वसल्लम के जमाने में आपको मालूम है कितनी जंगें हुई हैं? नहीं पता, लेकिन बहुत सारी हुई हैं। 30 हुई हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। आपको मालूम है डेथ टोल कितना है उसमें? नहीं पता, बताया। 1000। 30 अच्छा। जंगों में 1000 लोग। ठीक है, अच्छा। 1000 में दोनों तरफ के हैं, यानी जो मुस्लिम वॉरियर्स थे वो भी और जो नॉन मुस्लिम वॉरियर्स थे वो भी। हम्म। आपकी इराक वार में अकेले 3 लाख हैं, वो भी ऑफिशियल डेटा है, वरना मिलियन है। ठीक है, अफगानिस्तान का लगा लीजिए, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, कई मिलियंस तो इंसान ने 100 साल में मार दिए। और ठीक है, 4-5 जंगों में मार दिए, वहां 30 जंगों में 1000, और वो भी दोनों तरफ की कैजुअलिटीज। तो आप ये हम्म। कैसे कह सकते हैं कि अब इंसान जो है वो सिविलाइज्ड हो गया, अब वो कम मार रहा है, पहले ज्यादा मारता था? नहीं, अभी जो हम लेटेस्ट ट्रेंड, जो हम अभी जो ग्राफ की बात करेंगे तो वो ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है नहीं, अभी। ये आप अभी से क्यों शुरू करते हैं? आप पीछे से जाइए ना। ठीक है, पीछे हम जाते हैं तो उस वक्त फिर बढ़ा, राइज हुआ, और फिर जो है वो कम हो रहा है। या अगर आप कहें उस वक्त जो है जो कबीलाई लोग थे, वो लोग क्या एक दूसरे को नहीं मारते काटते थे? सिर्फ यही 30 जंगें तो नहीं हुई, गांव में भी नहीं, लड़ाइयां होती थी, अपने बच्चों को मैं यही कह दफनाते रहा थे हूं, लोग। हम जब बात मजहब के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो हर चीज मजहब से रिलेट होगी। मैं आपसे सोशल साइंस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं मजहब के ऊपर। तो इस्लाम के हिस्ट्री में वॉर एग्जिस्ट करती है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज के दौर में जो वॉर्स हुई हैं उसमें जो कैजुअलिटीज हैं वो ज्यादा हैं, या इस्लाम के जो इब्तदाई दौर में वॉर्स हुई हैं उसमें जो कैजुअलिटीज हैं वो ज्यादा हैं। हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा ना, सोशल साइंस पे तो बात नहीं हो रही है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इस्लाम तो आया पूरी इंसानियत के लिए, तो मैं पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त इंसान जो था उसका सेंस कम था, और अब जो है समझने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ी है। और अगर डेटा भी देखें तो वॉर जो है वो धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं, और यही लोग जो है यही कम मारे बात जा रहे हैं, यही increase बात है। गलत है। यही बुनियादी गलती है। हम हम्म। ये कहते हैं कि इंसान के समझने की सलाहियत पहले भी उतनी ही थी और हम्म। आज भी उतनी ही है। बल्कि मैं ये कहता हम्म। हूं कि आज तो इंसान को हमारे जो डिवाइसेस है ना, जो टीवी है, जो बहुत सी चीजें हैं, इसने हम लोगों को पैरालाइज्ड कर दिया है। आप ये हम्म। देखिए कि आप आज से हम जो पहले जनरेशन है, बल्कि पहले जनरेशन अभी आ रही है, इंडियन स्टूडेंट्स क्यों ज्यादा अच्छा करते हैं अमेरिकन स्टूडेंट्स के मुकाबले में? इसलिए कि हम्म। अमेरिकन स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी ने पैरालाइज कर दिया है कि वो 2+2 को भी सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। मैं अमेरिका में रहता हूं, आप किसी शॉप पे चले जाइए, आप उसको $10 का सामान भी लेंगे ना, और आपने उसको 20 का नोट दे दिया, वो उसको भी कैलकुलेट करके 10 वापस करेगा। ठीक है, ये तो हशर है। और ये सारे वो लोग हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पास आउट हैं, और कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं। इंडिया हम्म। में जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो आप उसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड का आप जो हिसाब दे दीजिए वो बगैर कैलकुलेटर के कर देगा। हम्म। तो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी ने हमें फायदा तो दिया है, लेकिन हमारी समझ में इजाफा कर दिया हो ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है, उसने हमें पैरालाइज किया। जितना हम डिपेंडेंट होंगे डिवाइसेस में, उतना ही हम अपनी अकल का कम इस्तेमाल करेंगे। जितना हम अकल का कम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे सेंस के अंदर कमी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज से 1400 साल पहले जो लोग थे वो हमारी आज की बातें बहुत आसानी के साथ समझ सकते थे। अगर वो आज होते तो वो भी हमारी तरह होते। ये डिवाइसेस उस वक्त नहीं थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन डिवाइसेस की उनको क्या समझ, चुके नहीं थे। अगर होते तो वो भी समझते। नहीं नहीं, मैं इससे इतलाफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां के लोग हमारी बात नहीं समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एज ए स्टैटिस्टिक्स कि कितने ज्यादा लोग आज पढ़े लिखे हैं और उस वक्त कितने ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे थे, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे होने का मेयार क्या है? क्या स्टैंडर्ड है मतलब पढ़े लिखे समझदार, होने जो समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, वो उस समय ज्यादा लोग जो है ना समझते। का? दुनिया में ऐसा कोई स्टैटिस्टिक आज तक आया ही नहीं है कि जो लोगों की समझ को इवेल्युएट करे। हाँ, पढ़ाई लिखाई को तो इवेल्युएट कर सकता है कि भाई फला मुल्क में 99% जो है एजुकेशन रेशियो है, फला मुल्क में इतना है। एजुकेशन का तो स्टैटिस्टिक है, समझ का कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि समझ जो है उसका आप सर्वे नहीं करते कि भाई आप कितना समझते हैं। ठीक है, तो अब एजुकेशन का सर्वे वो ले लीजिए स्टैटिस्टिक्स। अमेरिका में जो एजुकेशन का स्टैटिस्टिक है वो इंडिया से बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल बेहतर बेहतर। है ना। और यहां ज्यादा फूल बसते हैं इंडिया के मुकाबले में। हम्म। तो अगर एजुकेशन का मतलब इंटेलिजेंस होता तो फिर अमेरिका में सारे इंटेलिजेंट होते, इंडिया में ज्यादा इंटेलिजेंट ना होते।
अमेरिकन कंपनीज को आईटी इंजीनियर्स इंडिया से बुलाने ना पड़ते। वही देखिए, मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी भी कोई भाई साहब आए तो उन्होंने लाइव पे मुझे बताया कि पाकिस्तान में ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जो है बिजली का तार से जो है अपने मवेशी को बांधना पसंद नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि जब बिजली कड़केगा तो इन्हें जो है कुछ नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ज्यादातर जो लोग हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां का कोई बंदा जो है आज की बात नहीं समझ सकता था, बिल्कुल समझ सकता था। मैं कह रहा हूँ ये कि ज्यादा लोग किस तरह के थे, तो ज्यादा लोग जो है वायलेंस में और अंधविश्वास में, और क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने जो ये कहा ना कि उस वक्त ज्यादा लोग नासमझ थे, यही हम गलती कर रहे हैं। मैं कहता हूं चलो ठीक है, ना समझते, मान लिया आप थोड़ी देर के लिए इसी को तस्लीम कर लिया हमने कि ज्यादा लोग ना समझते, आज ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो अब इस्लाम या कोई भी दीन अगर आएगा, इस्लामी को छोड़ दीजिए, कोई भी दीन आएगा, वो ना समझो को समझाने के लिए तो आएगा ना। ना समझो को उसने समझा दिया, सब लोग समझ गए, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वही इसमें मेरा ये कहना था कि उस वक्त जो है अगर अल्लाह को यह लगा कि इस वक्त जो है इंसान को इतनी ही समझ है और इसलिए मैं इतनी ही चीजें कहूं, और फिर बाद में जब इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तब मैं जो है इनको और बातें बताऊंगा कि अब और भी नबी आ सकते हैं और भी नॉलेज आ सकती है। हम इस पे क्यों फिक्सेटेड हो जाएं कि नहीं अब यही जो है आखिरी है और इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। इसलिए कि इस दुनिया का आखिरी मानते हैं कि नहीं मानते? जब इस जो जितने भी कॉमन रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, सब में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इस दुनिया का एक दिन आखिर आना है। तो जब इस दुनिया का आखिर एक दिन आना है तो जाहिर है कि एक मौका ऐसा भी आएगा कि जब कम्युनिकेशन लास्ट होगा। कम्युनिकेशन हमेशा तो नहीं चल सकता, अगर कम्युनिकेशन हमेशा चलेगा तो दुनिया भी हमेशा चलेगी, और दुनिया का हमेशा चलने का कॉन्सेप्ट किसी भी रिलीजन में नहीं है। हर रिलीजन मानता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, चाहे आप ना माने। रिलीजन की बात कर रहा हूं जी, मैं तो हिंदुइज्म, एक सेकंड में इसमें ये ऐड कर दूं कि जैसा हिंदुइज्म को मैंने समझा है, हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया खत्म होगी और फिर से शुरू होगी, तो एक साइकिल का खत्म कॉन्सेप्ट है होगी। वहां पे। वो कॉमन है, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। हम भी ये कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी और हम एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, हम भी ये कहते हैं। हम इस दूसरी दुनिया में, जिस दुनिया को हम जन्नत या जहन्नम कहते हैं, उस दुनिया में सारी इंसानियत को जाना है। तो ठीक है, फर्क सिर्फ अल्फाज का फर्क हो सकता है, समझाने का फर्क हो सकता है, इंटरप्रिटेशन का फर्क हो सकता है, लेकिन कॉमन आइडिया वही है। नहीं, ठीक है, लेकिन तो जब इस दुनिया थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं। उनका क्या है कि ये नहीं कहना है कि जो है आपका जन्नत और इसमें जो है आप सेपरेट हो जाएगा, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि यही दुनिया का जो साइकिल है फिर से खत्म होगा और फिर इसी तरह की दुनिया फिर से बनेगी। उनका ये साइकिल है। वो इसी तरीके की दुनिया जो है जो भी बनेगी, जन्नत भी ऐसी ही है लेकिन इससे बेहतर है, अपग्रेडेड वर्जन है। आज हम जो है थोड़ा सा जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं, कल मोस्ट वीआईपी में सफर करेंगे, इतना ही तो फर्क है ना। तो बहरहाल कॉमन, मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो इस चीज में मुत्तफिक है, इस दुनिया का एक दिन खत्म होना है। अब वो बाद में कैसी दुनिया होगी इसमें इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, ये दुनिया के खात्मा होगा इसमें सब मुत्तफिक है। जब इस दुनिया का खात्मा होना है तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, तो कभी कम्युनिकेशन आएगा। चलिए मैं कहता हूं इस्लाम को आप ना मानिए आखिरी कम्युनिकेशन, इस्लाम के बाद कोई दूसरा आया वो कहेगा हम आखिरी कम्युनिकेशन है, आप ये सवाल उससे करेंगे तो वो उसके पास क्या जवाब होगा? जो जवाब उसका होगा वही हमारा है। और हमारा जवाब यह है कि जब इस दुनिया का एक दिन अंत होना है, खात्मा होना है, तो कम्युनिकेशन का भी खात्मा होना है, और वो कम्युनिकेशन का खात्मा इस्लाम पर हो गया है। क्योंकि कोई दूसरा रिलीजन ने आके ये क्लेम नहीं किया है कि मैं नेक्स्ट हूं, बट इसलिए है, क्या बेसिस है इसका कि आपका कहना कि यही आखिरी है? किसी भी रिलीजन को जांचने के लिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड है? कोई है स्टैंडर्ड आपके पास? मेरे समझ से तो मैंने तो आपको अपनी बात बता दी कि कोई भी जो है, मैं आसमानी चीज को मानता नहीं, और मैं तो मेरी चल आप नहीं मानते लेकिन आप समझते तो है ना। आपने कहा कि भाई हम लोगों की समझने की एबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी मैं समझता हूं कि समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड से मानेंगे कि ये रिलीजन है। कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना। स्टैंडर्ड यही है कि एक दूसरे से बेहतर है, बस इतने का ही स्टैंडर्ड है। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि कोई, मेरे समझ से तो कोई अल्लाह है ही नहीं, वो तो कोई रिलीजन भेज ही नहीं सकते, मेरे समझ से तो ये है। मैं आपकी बिलीफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी समझ की बात कर रहा हूं कि आपकी समझ के एतबार से अगर कोई रिलीजन ये क्लेम करता है कि मैं एक रिलीजन हूं, ठीक है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है? कैसे आप तय करेंगे कि हाँ भाई ये रिलीजन है? कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना उसका, या कुछ नहीं है बगैर स्टैंडर्ड? एक ही पैमाना हो सकता है कि उसको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है। ये कोई फॉलो नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। हमारे यहाँ मुल्क में, अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ मिलियन लोग हैं, आप उनको अच्छा समझेंगे? नहीं, अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे सिस्टम है। आज मैं तो कह रहा हूं कि सारे गलत हैं। देखिए, स्टैंडर्ड किसी भी रिलीजन का ये होता है कि उस रिलीजन के पास एक प्रॉफिट हो, मैसेंजर हो, और उसका कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, क्रिएटर के साथ हो, और उस कम्युनिकेशन का सबूत हो। जो ये कहे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ है, तो उसका कोई सबूत तो होगा, ठीक है, वो सबूत हम वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान हमारे पास एक सबूत है कि अल्लाह का इंसान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कम्युनिकेशन हुआ है।
ठीक है, उसका सबूत कुरान है। अब आप ये कहें कि भाई इस तरह तो कोई दूसरा मजहब भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसकी दलील ये होगी कि अगर आप कुरान जैसा दूसरा कुरान बना दें, ठीक है, कुरान के बाद मिलियंस ऑफ मिलियन किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी ये कहे भाई मैंने कुरान जैसा कुरान लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये कुरान जो है ना ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया बल्कि किसी इंसान ने बनाया था, इसीलिए मैं भी उस जैसा इंसान हूं, मेरा आईक्यू लेवल भी उससे उस जैसा या उससे बेहतर हो सकता है, लिहाजा मैंने एक कुरान नामी किताब लिख दी, ठीक है, तब तो हम मान लेंगे कि भाई हो सकता है कि कुरान अल्लाह का कम्युनिकेशन ना हो। लेकिन जब हमने कुरान ने चैलेंज दिया है कि आप इस जैसा पूरी किताब तो क्या एक आयत नहीं लिख सकते, और चैलेंज उन लोगों को दिया जो अरबिक लैंग्वेज में अपनी, ये समझ लीजिए कि अपने राइस पर थे उस जमाने में, अरबिक लैंग्वेज की जो एलोक्वेंसी है वो अपने राइस पर थी उस जमाने में जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ। हर एक आदमी जो है हर घर में शायर हुआ करता था अरबी का। उन लोगों को चैलेंज दिया कि एक वर्ष दिखा दो, वो नहीं दिखा सके। आज तक वो चैलेंज बरकरार है, कयामत तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये दलील है इस बात की कि अल्लाह की तरफ से, इसलिए इंसान उसको रिप्लेस नहीं कर सका। कल को आकर अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझसे अल्लाह ने कम्युनिकेशन किया है, हम उससे यही सवाल करेंगे कि अगर कम्युनिकेशन किया है तो आप उसकी दलील दीजिए। वो दलील देगा कि भाई ये किताब भेजी अल्लाह ने, हम उसको देखेंगे कि क्या एक इंसान उस जैसी किताब लिख सकता है। अगर लिख सकता है तो वो कम्युनिकेशन फॉल्स है, और अगर नहीं लिख सकता तो वो कम्युनिकेशन ठीक है। ठीक है, तो आपका बेसिस जो है बस कुरान के ऊपर है कि जो कि कुरान जो है आपके हिसाब से इररिफ्यूटेबल है, कोई चीज उसमें आप गलत नहीं प्रूव कर सकते, इसीलिए दैट इज द प्रूफ कि ऑल दिस इज ट्रू। बिल्कुल, इसलिए कि जब कोई चीज गलत नहीं है तो उसको सही होना जरूरी है।